हाँ जी नमस्कार, मैं संजय नैन विजय बिश्नोई श्री गंगानगर चैनल में आपका स्वागत है। तो अपने टॉपिक पर रहे थे नगरीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन अपने कंप्लीट कर लिया था। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अपने पढ़ चुके थे और अभी जो है अपने शुरू करनी है नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन की भी कुछ बातें अपने पढ़ ली थी। नगरीय स्वशासन के अंतर्गत अपने देखा था कि इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें एक भाग जोड़ा गया संविधान के अंतर्गत, कौन सा, 9A। और उस 9A के अंतर्गत जो है वो आर्टिकल जोड़े गए। कौन कौन से? तो आर्टिकल 243P से 243ZG तक जो है वो आर्टिकल जोड़े गए। और संविधान के अंदर एक अनुसूची जोड़ी थी। वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। यहां तक अपने बातें कर चुके थे। अब नगरीय स्वशासन की व्यवस्थाएं अपने देखनी है, किस प्रकार से होते नगरीय संस्थाएं। राजस्थान की अपनी अलग बात करेंगे, जैसे पंचायती राज संस्थाएं पढ़ी, और भारत की संवैधानिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में अपने अलग बात करेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। शुरू करते हैं अपने टॉपिक। नगरीय स्वशासन की बात करनी है। नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन की बात करनी है। तो नगरीय स्वशासन जो है आर्टिकल 243P से 243ZG तक जो है वो इस नगरीय स्वशासन के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया। तो 243P से 243ZG तक पढ़ते हैं। अभी अपने जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो 243Q है। 243 में अपने परिभाषा पढ़ते हैं पंचायती राज की, वैसे ही 243P के अंदर नगरीय स्वशासन की परिभाषा के बारे में लिखा गया है। अपने जो पढ़ रहे हैं वो है आर्टिकल 243Q। 243Q के अंदर जो नगरीय संस्थाएं हैं उनके गठन, उनके प्रकार जो है उनकी बात की गई है। नगरीय संस्थाओं के प्रकारों की बात की है कि किस प्रकार से कितनी नगरीय संस्थाएं किस प्रकार की है। तो नगरीय संस्थाएं सामान्यतः 3 प्रकार की, एक तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, तीन जो है वो 3 प्रकार से नगरीय स्वशासन को बांटा गया। जैसे अपने पंचायती राज संस्थाएं पढ़ी, उसके अंतर्गत उसके 3 स्तर देखे हमने, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, 3 स्तर देखे। यहां पे अपने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत 3 प्रकार हैं। ध्यान रखना है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन ये तीनों आपस में नहीं जुड़ी हुई नहीं है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत का बजट पंचायत समिति से आता है, पंचायत समिति का जिला परिषद से आता है, वैसा इनका कोई कनेक्शन नहीं होता, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। पहली बात कि ये इनके 3 स्तर नहीं है। स्थानीय स्वशासन में 3 स्तर पढ़ते हैं, ये इनके 3 प्रकार हैं, तीनों अलग अलग हैं। और नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, और तीनों को यदि संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो इनको नगर पालिका भी कह दिया जाता है। नगर पालिका, नगर पालिका। आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, राजस्थान के बारे में अपने पढ़ेंगे तब इस शब्द के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अपने। तो नगर पालिका, तीनों जो है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, तीनों को संयुक्त रूप से जो है नगर पालिका कहा जाता है।
तो ये 3 प्रकार हैं इसके, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, और तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है नगर पालिका। तीनों आपस में अलग अलग है। दूसरी बात, नगर पालिका जो है, अभी मैं इनको संबोधित करूंगा तो नगर पालिका के नाम से ही बोलूंगा, तीनों की बात हो रही है तो मतलब नगर पालिका। तो नगर पालिका जो है, ये जो नगर पालिकाएं हैं, ये नगर पालिकाएं, इनका जब गठन किया जाता है तो इनके गठन के अंदर अकेली जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता। जब पंचायती राज संस्थाएं हमने पढ़ी तो वहां पे देखा था कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन जो होगा वो जनसंख्या के आधार पे होता है। यहां पे केवल जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या घनत्व भी देखा जाता है। जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। गैर कृषि कार्य करने वाले कितने लोग रहते हैं उनको देखा जाता है, और उस क्षेत्र का महत्व कितना है, वो सारी चीजें देख के वहां पे इन संस्थाओं को, नगर पालिकाओं की स्थापना जो है वो की जाती है। पंचायती राज में केवल जनसंख्या का ध्यान में रखा जाता है, और यहाँ पे जनसंख्या के अलावा वहां का जनसंख्या घनत्व भी देखा जाता है, गैर कृषि कार्य करने वाले लोग कितने रहते हैं, और उनके आधार पे ही ये नगरीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना जो है वो की जाती है। तो ये चीजें हैं नगर निगम की, नगर परिषद और नगर पालिकाएं, नगर पंचायत जो है, इनकी स्थापना से संबंधित बात है। तो अब अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो इनके कार्यकाल, आरक्षण से संबंधित प्रावधान, वो चीजें अपने पढ़नी है। तो आर्टिकल 243 टी, आर्टिकल 243 टी, आर्टिकल 243 टी आर और एस, संरचना, संगठन इनका, उनकी बात करता है, और 243 टी जो है वो आरक्षण की बात करता है। 243 टी आरक्षण की बात करता है। आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में जिस हिसाब से हमने पढ़ा था वैसा का वैसा ही आरक्षण से संबंधित प्रावधान नगरीय संस्थाओं के लिए किया गया है। अपने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है, उनके लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का निर्धारण होता है। जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से जैसी संवैधानिक व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से ही आरक्षण दिया जाएगा। जबकि अपने ओबीसी को यहां पे जो आरक्षण जो है, ओबीसी को आरक्षण किस हिसाब से देना है वो विधानमंडल निर्धारित करेगा। ओबीसी को आरक्षण जो है वो कौन निर्धारित करेगा? विधानमंडल निर्धारित करेगा। और महिलाओं को आरक्षण 1/3। तो आरक्षण से संबंधित जो सारे प्रावधान है वो कैसे है? बिल्कुल पंचायती राज संस्थाओं की तरह ही है। आरक्षण SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, ओबीसी को आरक्षण कैसे देना है कैसे नहीं देना विधानमंडल निर्धारित करेगा। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, ये बात करता है 243 टी। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना है वो 243 यू। 243 यू, 243 यू के अंदर अपने कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल कितना? तो 5 वर्ष। 243 यू कार्यकाल की बात करता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कब से? तो जैसे पंचायती राज संस्थाओं में हमने पढ़ा कि 5 वर्ष का कार्यकाल जो है प्रथम मीटिंग से 5 वर्ष तक रहेगा, तो वही व्यवस्था यहां पे दी गई है। कार्यकाल 5 वर्ष जो होगा वो पहली बैठक से शुरू होगा और आगे 5 वर्ष तक जो है वो चलता रहेगा। तो आर्टिकल 243 यू जो है वो इनके टेन्योर की बात करता है, कार्यकाल की बात करता है। नेक्स्ट जो अपने हैं
आर्टिकल 243 243 जो है वो बात करता है योग्यताओं की। आर्टिकल 243 योग्यताओं की बात करता है। योग्यताएं आर्टिकल 243 के अंतर्गत दी गई है। योग्यताओं में पंचायती राज संस्थाओं में जैसे अपने पढ़ते हैं 21 वर्ष का कार्यकाल, वही योग्यता यहां पे निर्धारित की गई है कि 21 वर्ष का कार्यकाल जो है वो इनका 21 वर्ष न्यूनतम आयु जो है वो रहेगी। न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष जो है वो रहेगी। तो ये आर्टिकल 243 जो है वो योग्यताओं की बात करता है। और बाकी अन्य को योग्यता निर्धारित करनी हो, विधानमंडल उस योग्यताओं को जो है वो निर्धारण कर सकता है। तो योग्यताओं का निर्धारण विधानमंडल और कर सकता है और 21 वर्ष की न्यूनतम आयु का जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट अपने आगे आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 243W 243W वर्क की बात करता है। W वर्क कार्य की बात करता है कि नगरीय संस्थाओं को जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों की बात करता है आर्टिकल 243W। कार्य कितने दिए गए हैं? 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। कहां पर, कौन सी अनुसूची में अपने पढ़ते हैं? तो अनुसूची 12 के अंदर नगरीय संस्थाएं जो है उनको 18 कार्य दिए गए हैं और उन 18 कार्यों का उल्लेख जो है वो 12वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। कितने 18 में से कार्य नगरीय संस्थाओं को सौंपे जाएंगे, इस बात का निर्धारण जो है वो कौन करेगा? तो इस बात का निर्धारण करने का अधिकार विधानमंडल के पास है और हमारी जो नगरीय संस्थाएं हैं उनको 18 के 18 कार्य जो है वो सौंपे गए हैं। तो 18 कार्य जो है वो पंचायती नगरीय संस्थाओं के जो है वो उनका उल्लेख करता है 243W। 243X जो है वो टैक्स की बात करता है। 243X टैक्स की बात करता है, कर की बात करता है कि ये जो नगरीय संस्थाएं हैं इनको कर लगाने का अधिकार दिया जाए, टैक्सेस का अधिकार इनको दिया जाए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने जो विकास कार्यों को गति दे सके, इनके पास पैसा आ सके, वित्तीय रूप से ये मजबूत हो सके। तो 243X जो है वो टैक्स की बात करता है, कर की बात करता है कि नगरीय संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दिया जाए। 243X नगरीय संस्थाओं को कर लगाने के अधिकार देने की बात करता है और 243W जो है नगरीय संस्थाओं के कार्य क्या क्या होंगे उनकी बात करता है। तो कार्य इनके कितने? 18 कार्य, जिनका उल्लेख कहां पर किया गया है? 12वीं अनुसूची में अपने पढ़ते हैं। और 243Y में अपने पहले पढ़ा था वित्त आयोग। 243I और 243Y यदि याद हो पंचायती राज संस्थाएं, तो उन पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत अपने आर्टिकल 243I पढ़ा था। उस समय अपने बात की थी वित्त आयोग की कि वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में किया जाता है वित्तीय मजबूती के लिए। तो 243I जो है वो किसके लिए था? ग्रामीण संस्थाओं के लिए था। और 243Y अपना जो है वो किसके लिए है? नगरीय संस्थाओं के लिए। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में, और इनका कार्य यही है कि टैक्स से कितना पैसा पंचायती राज संस्थाएं 243I और कितना पैसा नगरीय संस्थाएं 243Y इनको दिया जाएगा। अनुदान जो सब्सिडी है उसमें से कितना हिस्सा जो है वो नगरीय संस्थाएं पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। तो ये 243Y जो है नगरीय संस्थाओं के लिए वित्त आयोग की बात जो है वो करता है। नेक्स्ट अपने हैं आर्टिकल अपने नेक्स्ट पढ़ना है 243ZA निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग। अपने आर्टिकल 243 के पढ़ा था, आर्टिकल 243 के हमने पढ़ा था। उस आर्टिकल 243 के अंतर्गत जो है हमने निर्वाचन आयोग पढ़ा था। निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के निर्वाचन आयोग, अपने बात की थी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हमारी है, उन पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचन आयोग की कैसे उनकी मतदाता सूचियां जो है वो तैयार की जाए, उन मतदाता सूचियों के नामों की बात, तो वो सारी चीजें 243 के अंतर्गत अपने पढ़ी थी। और अपनी ये जो है 243 ZA जो है वो निर्वाचन आयोग बात करता है किसकी, हमारी नगरीय संस्थाओं की। नगरीय संस्थाओं के निर्वाचन आयोग की बात करता है अपना 243 ZA, और 243 के ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचन की बात जो है वो करता है। तो 243 ZA जो है वो नगरीय संस्थाओं के निर्वाचन आयोग की बात करता है। तो ये लगभग सेम पंचायती राज से, जिस प्रकार से पंचायती राज के अंतर्गत अपने आर्टिकलों के अंदर जो चीजें पढ़ी थी वो यहाँ पे दी गई है, लेकिन अनुच्छेद जो है वो जैसे 243I ग्रामीण स्वशासन के लिए था, 243Y वित्त आयोग के लिए, नगरीय संस्थाओं के लिए। अभी नेक्स्ट अपने एक आर्टिकल पढ़ना है ZD जो है उनके बारे में। अनुच्छेद 243 ZD जिला योजना समिति, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन काफी बार आता है, डीपीसी जिसको बोलते हैं। डीपीसी जिला योजना समिति 243 ZD के अंतर्गत अपने इसको पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कमेटी जिला योजना समिति। तो ये जो जिला योजना समिति है काम क्या करती है, किस प्रकार से इसकी संरचना है, अपने बात करते हैं जिला योजना समिति की। तो जिला योजना समिति जो है, इस जिला योजना समिति की पहली बात, जिला योजना समिति जो है इसका कार्य होता है कि जिले की जो संस्थाएं हैं, पंचायत की नगरीय संस्थाएं, ये नगरीय संस्थाएं जो है उन संस्थाओं के लिए योजनाओं का निर्माण करना, नगरीय संस्थाओं के लिए योजनाओं का निर्माण करने का कार्य जो है वो इस जिला योजना समिति का है। जिला योजना समिति क्या करती है, योजनाओं का निर्माण किसके लिए, नगरीय स्वशासन के लिए जिला योजना समिति इनके लिए योजनाओं का निर्माण जो है वो करती है। दूसरी बात, ये जो जिला योजना समिति है, इस जिला योजना समिति की संरचना कैसी होगी, इसका संविधान के अंदर जो है वो उल्लेख नहीं किया गया। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया कि इसकी संरचना कैसी होगी, अर्थात इसके अंदर कितने सदस्य होंगे, वो सारी चीजें जो है वो इसका निर्धारण संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ये शक्ति दी गई है किसको, विधानमंडल को, कि विधानमंडल इसके लिए सदस्य संख्या, इसकी संरचना का निर्धारण जो है वो करेगा। तो अलग अलग राज्यों की जो विधानमंडलें हैं उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं इस डीपीसी के लिए कर रखी है, जिला योजना समिति के लिए कर रखी है। तो विधानमंडल इस बात का निर्धारण करता है। अब अपने बात करते हैं थोड़ी सी राजस्थान की। यहाँ पे जिला योजना समिति से रिलेटेड राजस्थान की बात करनी यहाँ पे जरूरी है थोड़ी। यहाँ पे अपने एक चीज पढ़ी कि संविधान में इसके लिए कोई प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया। विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वो इसकी संरचना, इसके संगठन की बात जो है वो करेगा, वो स्वयं निर्धारण करेगा। तो राजस्थान ने जो है इसके लिए 25 सदस्य निर्धारित किए कि भाई जिले के अंदर जो जिला योजना समिति होगी राजस्थान में, उसमें
25 सदस्य होंगे। अब सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी, 25 निर्धारित कर दी हमने राजस्थान में। अब इसके अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था यह है कि इसके 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे। किसके? कि जिला योजना समिति के कुल जितने सदस्य होंगे उसके 4/5 भाग सदस्य जो है वो निर्वाचित होंगे। निर्वाचित होंगे कहां से? तो जिला परिषद व नगर पालिकाओं से। जिला परिषद और नगर पालिकाओं के अंतर्गत नगर पालिकाओं के जो सदस्य है वो इनका निर्वाचन करेंगे, 4/5 सदस्यों का। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है कि 4/5 सदस्य कुल सदस्य संख्या के, यानी राजस्थान में 25 सदस्य, तो अपने इसके 20 सदस्य जो है वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। 20 सदस्य निर्वाचित होंगे। 4/5 सदस्य जो है वो क्या होंगे? जिला परिषद व नगर पालिका की संस्थाओं से जो है वो इनको क्या कर दिया जाएगा? निर्वाचित करेंगे। ये सदस्य जिला परिषद के व नगर पालिका के जो सदस्य है वो इन 4/5 भाग सदस्यों को क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे। ठीक है, तो 25 में से 20 सदस्य राजस्थान में हो गए निर्वाचित। अब पीछे अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं यहां पे, तो राजस्थान में निर्धारित किया गया कि 25 सदस्य होंगे और संवैधानिक व्यवस्था ये दिया गया है, और इसमें कितने सदस्य होंगे ये कोई उल्लेख नहीं है। और ये बताया गया इस जिला योजना समिति के लिए, आर्टिकल 243 ZD ये कहता है कि इसके जो 4/5 सदस्य होंगे वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। इतनी बात बताई गई है। तो अब 4/5 के 20 सदस्य हमने निर्वाचित कर दिए, 25 सदस्य राजस्थान विधानमंडल ने निर्धारित किए, तो पीछे अपने कितने सदस्य रह गए? 5 सदस्य रह गए। अब 5 सदस्य जो पीछे बचे हैं, इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य जो है वो होंगे पदेन सदस्य। पदेन सदस्य 5 सदस्य जो पीछे बचे उनमें से 3 सदस्य होंगे पदेन सदस्य। पदेन सदस्य वो कौन कौन से होंगे? तो एक तो होंगे DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधीश, जिला कलेक्टर जो है अपने वो होंगे एक तो। दूसरे CEO और एक होंगे ACO। जिलाधीश, जिला कलेक्टर होंगे, 3 पदेन सदस्य जो है, CO मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एक होंगे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ACO जिसको अपने बोलते हैं। तो DC, CO, ACO ये जो है इसके 3 पदेन सदस्य होंगे। CEO अपने पढ़ा था, जिला परिषद की थी उस समय, कि जिला परिषद के अंदर जो है वो एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होता है, जैसे पंचायत समिति में BDO होता है, ग्राम पंचायत में VDO होता है, CEO पढ़ा था। तो CEO इस पदेन सदस्य होता है DPC का, और एक ACO अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो भी क्या होता है? पदेन सदस्य होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इसका क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। तो ये व्यवस्था है, इसके लिए 3 सदस्य पदेन सदस्य होंगे। अब पीछे 2 सदस्य बच गए, 25 थे टोटल, 20 सदस्य निर्वाचित हो गए, 3 सदस्य पदेन सदस्य हो गए। अब 2 अन्य सदस्य जो बचे हैं, ये 2 सदस्य जो है वो MP या MLA, उस जिले के सांसद हो या विधायक हो, उनमें से मनोनीत किए जाएंगे, चुने जाएंगे। उनमें से किसी को भी चुना जा सकता है। तो MP या MLA में से 2 सदस्य वहां से जो है वो मनोनीत इसमें किए जाते हैं।
तो ये इसमें 25 सदस्य इस प्रकार से चुने जाते हैं और ये जो जिला योजना समिति है, कार्य इसका है जिले के अंदर जो है उनके लिए जो नगरीय संस्थाएं हैं उनके लिए विकास योजनाओं का निर्माण करना, योजनाएं बनाना उनके लिए, वो इसका कार्य है। तो ZDE के अंतर्गत जिला योजना समिति के अंतर्गत ये बात बताई। अब ये जो जिला योजना समिति है इसकी यदि अध्यक्षता की बात करें अपने कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करने का जो कार्य है वो दिया गया है जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख जो है वो जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता है राजस्थान में। जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता है राजस्थान में कौन? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख इसकी अध्यक्षता करता है। 2004 से पहले जो है इसकी अध्यक्षता डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलाधीश करते थे, जिला कलेक्टर करते थे, लेकिन 2004 के बाद से लगातार जो है वो जिला प्रमुख इसकी अध्यक्षता करते हैं। राजस्थान की ये व्यवस्था है। तो जिला योजना समिति आर्टिकल 243 ZD के अंतर्गत जो हमें बताई गई है इसको अपने थोड़ा ध्यान से दोबारा और देखते हैं। 243 ZD में जिला योजना समिति का उल्लेख किया गया। जिला योजना समिति का कार्य होता है जिले के अंदर योजनाओं का निर्माण करना, नगरीय संस्थाओं के लिए योजनाओं, विकास योजनाओं का निर्माण करना। इस जिला योजना समिति की संरचना का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि कैसी इसकी संरचना होगी। विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वो इस बात का निर्धारण कर सकती है। एक बात लिखी गई है 243 ZD में कि इसके 4/5 सदस्य जो है